अस्सलामुअलैकुम ICAPHS चैनल में आप सबको वेलकम है। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एनाटमी फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नेम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीवेशन जिसका किया जाता है ESR के नेम से। स्टूडेंट्स, आपको ESR के बारे में बताने से पहले, मतलब आपकी बुक से पढ़ाने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। ESR होता क्या है या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है एक टेस्ट होता है जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, और इसमें इंडिकेशंस हो जाती हैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। इसको किसी डिज़ीज़ के लिए ख़ास तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसको डिफरेंट डिजीज़ के इंडिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है इस टेस्ट को। और ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हमें बहुत ही आसानी से और बहुत रिलायबल तरीके से जो है और बहुत कम टाइम के अंदर किसी भी डिज़ीज़ की इंडिकेशन करने के बारे में पता चल जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें RBCs कहा जाता है और जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है फुल फॉर्म में, हमारी बॉडी में फ़ौरन से या सडन जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं? जब कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, उसमें हमारे जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, ख़ास तौर पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब ब्लड के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी या प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो RBCs के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से RBCs के क्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, गुच्छे से बनना शुरू हो जाते हैं। RBCs जो होते हैं ब्लड में हैवी हो जाते हैं और वो सडनली जो है या फास्टली ब्लड वेसल्स के अंदर सेटल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स में सेटल्ड होना शुरू हो जाते हैं RBCs, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि RBCs जो है लेवल RBCs आप सबको पता है कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या होगा कि अब हमने ये देखना होता है कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है या कोई इन्फेक्शन हुई है, तो उस सूरत में अगर हमारे RBCs सेटल्ड हो जाते हैं तो हमें किसी भी डिज़ीज़ के बारे में इंडिकेशन करने में आसानी होती है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में हो रही होती है, उसमें जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की हो सकती है, जिसमें किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपकी बॉडी के सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें कैंसर हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है उसके अंदर, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की। ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस की एग्जांपल ले सकते हैं, TB जिसे कहा जाता है। इस तरह की जब डिफरेंट डिजीज़ इन्फेक्शंस की कंडीशन में होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी में, तो ESR जो है उसमें हमें पता चल जाता है, इंडिकेशन हो जाती है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको इसी से रिलेटेड जो है वो पढ़ाऊँगी। इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक पेज नंबर 69 पे। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन करके बताती हूँ, क्यों यूज़ किया जाता है ESR के लिए। तो मैं अभी आपको इसमें बताती हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ RBCs from the specimen of blood is known as sedimentation. The rate at which this settling of RBCs occurs is known as erythrocyte sedimentation rate. अब यहाँ पे होता क्या है कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उस ब्लड सैंपल के अंदर जो है हम एक एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या चीज़ होती है? ये केमिकल है जो कि ब्लड को डाइल्यूशन के लिए या ब्लड की विस्कोसिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि ब्लड जो है वो पहले से ही इतना जो है वो ना कोगुलेट कर जाए कि हमारे जो RBCs की सेटलिंग होनी है वो उसमें क्लम्स जो है वो विस्कोसिटी की वजह से सेटल ही ना हो और सारे के सारा ब्लड जो है एक ही टाइम में कोगुलेट कर जाए। तो इस वजह से जो है ब्लड को कोगुलेशन से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए जो है हम इसके अंदर फॉर द डाइल्यूशन पर्पज़ इसमें एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं। अब एंटी कोगुलेंट कौन से यूज़ कर सकते हैं? जो मोस्टली एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं उसमें सोडियम सिट्रेट होता है, EDTA होता है, और इसके अलावा जो है हेपारिन यूज़ किया जाता है। ये सब जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये तीनों एंटीकोगुलेंट की हैं और ये टेस्ट में यूज़ होते हैं। और इसमें से यहाँ पे बात की गई है, फिर उसके बाद हमने एंटीकोगुलेंट यूज़ किया और फिर डेफिनेशन में कहा गया सेटलिंग डाउन ऑफ RBCs। इससे क्या होगा कि अगर कोई ब्लड में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी तो RBCs जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे आपकी एक ग्लास ट्यूब के अंदर।
ये ग्लास ट्यूब क्या है, ये टेस्ट ट्यूब होगी जिसको हम यूज़ करेंगे इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद इसमें होता है स्पेसिमन वर्ड यूज़ किया गया। आप यहाँ पे स्पेसिमन का मतलब होता है कि कोई सैंपल है और सैंपल हमारे पास कौन सा है, ब्लड का है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेसिमन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो नमूना आप यूज़ करेंगे सेडिमेंटेशन रेट को चेक करने के लिए, उसका नाम है स्पेसिमन ऑफ ब्लड। उसके बाद इसमें आता है द रेट एट विच दिस सेटलिंग ऑफ आरबीसीज अकर इज नोन एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिर इसके बाद इसमें आते हैं 3 वर्ड यूज़ किए गए, एरिथ्रोसाइट, सेडिमेंटेशन एंड रेट। अब यहाँ पे मैंने इसमें डायग्राम में एक इमेज ऐड करने की कोशिश की है और इस इमेज में आपको इसमें थोड़ा सा इसमें इमेज जो है वो ब्लर सा नज़र आएगा, बट इसमें आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बताने की कोशिश करूँगी। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गए। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज, और रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ आरबीसीज दैट सेटल डाउन इन गिवन टाइम ऑफ 1 आवर। अब इसमें आता है कि हम आरबीसीज को चेक करेंगे, यानी रेड ब्लड सेल्स को चेक करेंगे कि वो सेटल डाउन होते हैं और हमारे पास टाइम कितना है, वो 1 घंटा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब सेडिमेंटेशन इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है सेटल डाउन ऑफ आरबीसीज, और हम अगर उर्दू में देखें तो हम कहते हैं कि आरबीसीज का जो है ट्यूब के निचले हिस्से में यानी उसकी बॉटम में जो है सेटल्ड हो जाना या पैक हो जाना। तो इस तरह से हम इसको चेक कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें आते हैं कि आरबीसीज सेटल बिकॉज दे आर हैवियर दैन प्लाज्मा। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन में बताया था कि आरबीसीज जो हैं जब इनके क्लम्स बन जाएंगे, मतलब गुच्छे या क्लस्टर्स बन जाएंगे, तो आरबीसीज जो है वो प्लाज्मा में हैवी हो जाएंगे और सेटल्ड होना शुरू हो जाएंगे। दी ESR इज़ इन्हेंस्ड बाय रिलॉक्स फॉर्मेशन। ESR जो होती है, इसमें वर्ड यूज़ किया गया जो रिलॉक्स का वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है कि क्लम बन जाना, क्लस्टर या गुच्छे बन जाना आरबीसीज के। नेक्स्ट इसमें आती है नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ESR इन द फर्स्ट आवर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है और इसमें हमने रेट बताया था कि रेट हमारा कितने टाइम में आएगा आरबीसीज के सेटल डाउन होने का, तो वो 1 घंटा था। और 1 घंटे में हमने देखना है कि जब आरबीसीज सेटल डाउन होते हैं तो हमारे पास कुछ रेफरेंसेस या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर आरबीसीज नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर सेटल्ड हो रहे हैं और हम उनको, और उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन इतनी सीवियर नहीं है, तो हम उसको जो है टॉलरेट पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होंगी और किन साइंटिस्ट ने इनको जो है किया हुआ है, इस टेस्ट को परफॉर्म किया हुआ है और उसके बारे में बताया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। फर्स्ट वन जो दी हुई है उसमें वेस्टर्न मेथड है और सेकंड जो है वो विंट्रो मेथड है। अभी ये 2 तरह के जो साइंटिस्ट ने इस तरह से यहाँ पे दी हुई हैं वैल्यूज़ 2 साइंटिस्ट की। पहला कौन सा वेस्टग्रेन मेथड है और सेकंड विंट्रो मेथड है। तो वेस्टग्रेन मेथड के अकॉर्डिंग जो है मेल्स की जो वैल्यू है वो 5 to 10 मिलीमीटर है और फीमेल्स की जो है वो 10 to 15 मिलीमीटर है। जबकि विंट्रोव्स मेथड में आता है मेल्स की 0 to 10 मिलीमीटर है, फीमेल्स की 0 to 15 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूब्स आपको नज़र आ रही होंगी इमेज के अंदर, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये ESR को परफॉर्म करने का ऑपरेटस है और इस ऑपरेटस में आप देखेंगे कि ये एक स्टैंड यूज़ किया गया है जिसे ESR स्टैंड कहा जाता है। और इसमें जो है वेस्टग्रेन और उसके बाद विंट्रोप ट्यूब्स जो हैं इसमें यूज़ की जाती हैं। अब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, वेस्टग्रेन और विंट्रोप में दोनों ही प्रोसीजर जो हैं वो सेम परफॉर्म किए जाते हैं, दोनों में ही ये ESR टेस्ट की जाती है। इनमें डिफरेंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस होगा और वैल्यूज़ का डिफरेंस क्यों आ रहा है या इसमें ट्यूब्स क्यों डिफरेंट आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये स्ट्रैंड दिखाया गया है कि जिसमें इस टेस्ट को जो है परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए हम ग्लास ट्यूब्स यूज़ करते हैं जिनके ऊपर जो है वो स्केल ग्रेडिंग की हुई होती है। और मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको विंट्रोप मेथड के अकॉर्डिंग और वेस्टग्रेन मेथड के अकॉर्डिंग कि इनके अंदर स्केल ग्रेडिंग कैसी की हुई है। तो विंट्रोप्स की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं 0.0 से 10 मिलीमीटर हैं, फीमेल की हैं 0 to 15 मिलीमीटर की हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी इसके बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास जिसमें हम वेस्टग्रेन पिपर्स को यूज़ किया गया है और विंट्रोप ट्यूब को यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम से ही आपको पता चल जाएगा
वेस्टरग्रैन पीपल लिखा हुआ है और विंट्रोप ट्यूब लिखी हुई है। तो वेस्टरग्रैन का यही इसमें डिफरेंस है कि वेस्टरग्रैन में सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो ट्यूब है इसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन हैं, जबकि जो विंट्रोप की ट्यूब होती है इसका एक एंड ओपन होता है और दूसरा एंड जो है इसका नीचे से क्लोज होता है और फ्लैट होता है। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि वेस्टरग्रैन ट्यूब आपको साइज़ में बड़ी नज़र आ रही होगी और जो विंट्रोप ट्यूब है ये छोटी है। अब वेस्टरग्रैन पेपर जो होता है इसकी ग्रेडिंग जो की हुई होती है, स्केल ग्रेडिंग जो की हुई होती है, इसमें जो है बेसिकली या मोस्टली जो है 200 mm की ट्यूब यूज़ की जाती है और विंट्रोप में जो है वो 100 mm की ट्यूब यूज़ की जाती है। अब वेस्टरग्रैन का जो पेपर है ये लेंथ में ज़्यादा होता है, मतलब लॉन्ग होता है, और विंट्रोप का जो ट्यूब होती है ये शॉर्ट ट्यूब होती है। इसी तरह से वेस्टरग्रैन के ट्यूब का अगर हम या पेपर की हम बात करें तो इसका जो अंदर से डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है और विंट्रोप की ट्यूब का डायामीटर जो है वो कम होता है, शॉर्ट होता है। और इसी तरह से हम इसकी बात करें इनमें जो उसमें यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर एंटी कोगुलेंट जो यूज़ किए जाते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम बता देंगे वेस्टरग्रैन में जो मोस्टली एंटी कोगुलेंट यूज़ किया जाता है उसमें सोडियम सिट्रेट होता है और जो विंट्रोप में यूज़ किया जाता है वो EDTA होता है। अब इसके बाद ये डिफरेंसेस कुछ इसमें और मज़ीद भी लिखे हुए हैं स्पेसिफिकेशन में। ये स्टूडेंट्स आपकी जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इमेज को ऐड किया है। ये इसका आपको जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या डिफरेंसेस होते हैं और लाजमी नहीं है कि आपने इनको याद भी करना है। ये आपको बताने के लिए कि क्यों इनके अंदर वैल्यूज़ का डिफरेंस है या क्यों स्केल का इसमें डिफरेंस है। तो इसमें कोई टेस्ट परफॉर्म करने का कोई डिफरेंस नहीं है और जस्ट इनमें जो है वो स्केल ग्रेडिंग डिफरेंट है, ट्यूब्स का डायमीटर डिफरेंट है और इसके अंदर जो है उसमें जो यूज़ किया जा रहा है एंटी कोगुलेंट उसमें जो है दोनों में हो सकता है मुख्तलिफ, लेकिन दोनों ही जो प्रोसीजर्स हैं दोनों ही प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने में बहुत ही अच्छे हैं। दोनों में जो है हम अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को जो है टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और दोनों का प्रोसीजर भी सेम ही होता है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स आज की आपके लेक्चर की डिमॉन्स्ट्रेशन ESR के बारे में। अभी मैंने इसका आपको एक इंट्रो करवाया है, इसकी फर्दर हम इसके देखेंगे कि ESR जो होती है वो किन कंडीशंस में जो ज़्यादा हो जाती है और किन किन कंडीशन में जो है कम होती है, क्या इनके कॉजेज़ हो सकते हैं और मज़ीद जो इसमें अंदर जो है क्यों इसे यूज़ किया जाता है स्ट्रेस के लिए। अभी फर्दर जो आपका नेक्स्ट लेक्चर मैं दूंगी उसमें आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।